नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today 20th November 2021 Saturday, we are going to start a new chapter, and that is chapter number 12 of your syllabus. As we know that लास्ट दो क्लासेस में भी हमने यही किया। थर्सडे को हमने एक चैप्टर कवर किया, चैप्टर 3 बहुत स्ट्रेट था, जर्नल उसमें कुछ भी नहीं था। आपकी जो ऑलमोस्ट पार्ट ए है सेक्शन का, उसका समझ ले वो पर चैप्टर सिर्फ 2.5% है, और ऑलमोस्ट जितना टाइम हमने दिया है इनफ था। हमने उसमें चैप्टर 3 में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को डिस्कस किया, और कल चैप्टर 4 जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस पर कॉन्सेप्ट बहुत सारे थे, लेकिन उसका लिंक भी आपने देखा होगा किससे था, फ्रेमवर्क के हवाले से था कि आपकी रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, रिपोर्ट में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्रूडेंस की एप्लीकेशन होनी चाहिए, उसमें मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसमें गोइंग कंसर्न होता है, एक्रूवल होता है, मॉनिटरी मेजरमेंट होती है, बिजनेस एंटिटी होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, फेयर वैल्यू, वैल्यू टू बिजनेस, परचेजिंग पावर अकाउंटिंग, कैपिटल मेंटेनेंस थ्योरी एक्सेट्रा। तो कल जो हमने कवर किया, परसों कवर किया, अल्हम्दुलिल्लाह बोथ चैप्टर वर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम regulatory framework point of view. Now today we are going to start a new chapter, and that is प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज। अब ये प्रोविजन क्या है? असल में देखिए, मैं एक बात बता दूं कि ये चैप्टर वैसे तो आगे जाके आपने पढ़ना है इंशाल्लाह। अच्छा, मैं कभी कभी आपको आईएएस के रेफरेंस भी देता हूँ, याद है आपको? जैसे मैं आपसे कह रहा था कि हमारे पास आईएएस इन्वेंट्री जो है उस पर कौन सा आईएएस है? आईएएस 2। इन्वेंट्री पे आईएएस 2, डेप्रिसिएशन पे आईएएस। इसका जो आईएएस है ना, वैसे तो आपका इतना लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी इसका है आईएएस 37। कौन सा है? आईएएस 37। अब ये प्रोविजन क्या है? सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट विद प्रोविजन। तो अगर मैं प्रोविजन की बात करूं, कैन एनीवन इन द क्लास हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग प्रोविजन? नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि ये जो प्रोविजन है ना, ये एक अलग ही है, ये एक अलग दुनिया है। व्हाट इज प्रोविजन? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज प्रोविजन? अब सुने, असल में मैंने भी कहा है ये प्रोविजन एक आईएएस है। कौन सा आईएएस है? आईएएस 37। आईएएस 37 ने जब प्रोविजन की तारीफ की, उसके कलम से प्रोविजन को डिफाइन किया गया, तो लिखने वाले के कलम से अल्फाज का चुनाव कुछ इस तरीके से हुआ कि उसने लिखा प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी of uncertain टाइमिंग और अमाउंट। अब यह एक मसला है, और वो मसला ये है कि अगर आपको मेरा कल का लेक्चर याद हो, मैंने कल एक बात बोली थी कि अकाउंटिंग में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है जिनकी अमाउंट हमें कैलकुलेट करना आती हो। मॉनेटरी मेजरमेंट, मैंने एक मिसाल भी दी, क्या कभी मैंने ऐसा बोला है फर्नीचर डेबिट 50 kg, कैश क्रेडिट लाइट वेट, ऐसा बोला कभी? नहीं। हम बोलते हैं फर्नीचर डेबिट 50,000 रुपए, कैश क्रेडिट 50,000 रुपए, करेंसी वैल्यू। अब यहाँ तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा अजीब बात है, ये तो बोला अनसर्टेन टाइमिंग, अनसर्टेन अमाउंट। तो सर अमाउंट ही नहीं पता, तो हाउ टू रिकॉर्ड? अब बताऊंगा हाउ टू रिकॉर्ड। जब अमाउंट कैसे आएगी, पहले तो हमने सिर्फ एक वर्ड को सामने रखना है, लिखने वाले के कलम से
लिखा गया कि प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी प्रोविजन इज अ ओके। ये बताएं कि आकिब नासिर आप पढ़ लें, लाइबिलिटी किसको कहते हैं, एक वर्ड में बताना जी। नहीं, मैंने जो डेफिनेशन लिखवाई थी उसका एक वर्ड था, वेरी गुड, क्या वर्ड था, ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी इज व्हाट, ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी कहते हैं ऑब्लिगेशन को। असल में याद रखिए एक चीज, हम लोग है ना अक्सर एक वर्ड कहते हैं लाइबिलिटी का मतलब उधार। असल में ठीक है, समझाने के लिए खासतौर पर शुरू में कभी कभी मैं भी ये वर्ड यूज करता हूँ, और ताकि वो स्टूडेंट का एक माइंडसेट बने, वो लाइबिलिटी। लेकिन याद रखिए उधार इज समथिंग डिफरेंट। उधार का मतलब ठीक है ये होता है कि वी आर लाइबल टू पे, उधार इज वन ऑफ योर लाइबिलिटी, लेकिन नॉट नेसेसरी के हर लाइबिलिटी उधार। उधार से मुराद देखिए, लाइबिलिटी इज योर ऑब्लिगेशन। व्हाट इज दिस, लाइबिलिटी इज योर responsibility. You are liable to pay, you have an obligation to pay, you are responsible to pay. अब ये पेमेंट जो है ना, जरूरी नहीं है कि आप जो पे करने जा रहे हैं वो कैश की सूरत में हो। आपने आईसीएमए को पे कर दिया है, शायद कुछ बच्चों ने नहीं किया, वो उनकी लाइबिलिटी है, लेकिन जिन्होंने पे कर दिया है तो वो पैसा आईसीएमए के लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो क्या आईसीएमए आपको आपका पैसा वापस करेगा, तो आईसीएमए क्या देगा आपको, सर्विसेज दे रहा है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके टीचर आते हैं सर, शबाज साहब आते हैं, फराज साहब आते हैं, सर जीएम पढ़ाने आते हैं आपको, तो याद रखिए ये टीचर्स आपको यहाँ आपकी जो आपने पेमेंट की है उस लाइबिलिटी को कम करने के लिए आते हैं। अब चले, हमने कहा प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज व्हाट, ऑब्लिगेशन। अब यहाँ पे हम ये जो कह रहे हैं ना प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, ये नॉर्मल लाइबिलिटी से हट के बात हो रही है। अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज नॉर्मल लाइबिलिटी, नॉर्मल लाइबिलिटी इज दैट कि मैंने शाहनवाज सपोज करें लैपटॉप बेचते, मैं शाहनवाज भाई के लैपटॉप की शॉप पे आउटलेट पे पहुंचा, मैंने कहा शाहनवाज भाई ये वाला लैपटॉप मुझे चाहिए, मैंने कहा सर ये मार्केट में 70 का देते हैं, आपके लिए 50,000 का। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने कहा शाहनवाज भाई मैं तो वैसे ही गुजर रहा था, आपको देखा तो दुकान पे आ गया, अभी कैश तो नहीं है मेरे पास। तो शाहनवाज ने बोला सर आप मसला थोड़ी, आप तो हमारे पीछे थे, आप बाद में दे देना, आप मुझे देने हैं, इज दिस माई लाइबिलिटी। शाहनवाज ने बोला सर आप 2 महीने में दे दें, मसला नहीं है। टाइम भी बता दिया, अमाउंट भी बता दी, कितने पैसे देने, कितने टाइम में देने। तो ये तो अनसर्टेन टाइमिंग भी नहीं है, और अनसर्टेन टाइमिंग इज सर्टेन 2 मंथ, अमाउंट इज सर्टेन 50,000। तो ये नॉर्मल लाइबिलिटी है जो हम पढ़ते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4 लाख रुपए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3 लाख रुपए, दिस इज नॉर्मल लाइबिलिटी। provision is not normal liability, provision is a liability of two special, what are two special, uncertain timing, uncertain। क्या ऐसी कोई लाइबिलिटीज होती है जिसकी ना तो आपको टाइमिंग पता है और ना तो आपको उसकी अमाउंट पता है, क्या होती है ऐसी लाइबिलिटी, नहीं होती। सुभान अल्लाह, आयशा इज एब्सोल्युटली राइट एंड शी सेड के सर होती है तभी तो वी आर गोइंग टू स्टडी, वरना आप क्यों लिखते। तो मैं तो कह रहा हूँ ये अल्फाज मेरे थोड़ी है, ये अल्फाज का चुनाव तो किसने किया है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने, उसके कलम से लिखा गया है प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। अब सर वो कौन सी लाइबिलिटी होती है जिनकी टाइमिंग का नहीं पता और जिनकी अमाउंट का नहीं पता। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ समझाने के लिए, एक छोटी सी टाइम लाइन का मैं यहाँ पे सहारा लूंगा आपको समझाने के लिए, छोटी सी टाइमलाइन मैंने बना दी थी समझाने के लिए। ये आपकी साल का पहला दिन और ये आपके साल का आखिरी दिन, ये है साल का पहला दिन और ये साल का आखिरी दिन, गॉट इट। सपोज करते हैं, मिसाल को आसान रखते, आपका साल का पहला दिन Jan 1,
2018, तो साल का आखिरी दिन क्या होगा? 31 दिसंबर 2018। एम आई राइट? ठीक है। अच्छा, अब जरा इधर देखिएगा। अभी मैं शाहनवाज भाई के पास गया था और शाहनवाज भाई से मैंने क्या परचेज किया था, याद है किसी? लैपटॉप। लैपटॉप एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। आप अगर लैपटॉप परचेज करते हैं ब्रांड न्यू, तो उसके साथ आपको एक वारंटी कार्ड या वारंटी दी जाती है। एम आई राइट? वारंटी बेसिकली साल की, 2 साल की, 3 साल की भी होती है। शाहनवाज ने जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 में बहुत सारी सेल की है। इवन दिसंबर की 31 तारीख को भी सेल की है, दिसंबर की पहली को भी की है, नवंबर में, सितंबर में, अक्टूबर में। क्या दिसंबर 31 आते ही सारे पूरे साल में जितनी सेल की है सबकी वारंटी एक्सपायर हो जाएगी? अगले साल वारंटी कस्टमर क्लेम करने आ सकता है। जब कस्टमर वारंटी क्लेम करने आएगा तो क्या शाहनवाज की लायबिलिटी होगी? यस और नो? होगी या नहीं होगी? क्या शाहनवाज को पता है कस्टमर वारंटी क्लेम करने कब आएगा? शाहनवाज को पता है कस्टमर वारंटी क्लेम करने कितनी अमाउंट का आएगा? नहीं पता। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। टाइमिंग अनसर्टेन, अमाउंट शाहनवाज को पता ही नहीं है, लेकिन ये जरूर है शाहनवाज ने क्या दिया है? वारंटी कार्ड। उस वारंटी कार्ड के अगेंस्ट शाहनवाज इज लाइबल टू कंपनसेट। मैं आपको एक मिसाल दूं, मोबाइल रखा है मेरा, और मेरा ख्याल है कल ही शायद इसको 2 साल हुआ है। कल मैं आपसे कह रहा था ना, वो असल में इसलिए मैं कह रहा था कि आपको ये आजकल पता नहीं क्या मोबाइल में कोई फीचर होता है कि आपको कोई तस्वीर खींचते ना अगर, तो वो बोलता है इसको 2 साल हो गए तस्वीर को, 1 साल हो गया है। तो मुझे याद है जब मैं मोबाइल जिस दिन परचेज किया था उस दिन की एक आध पिक्चर मुझे याद थी। कल उसने वो पिक्चर मोबाइल ने उठा के मेमोरी से मुझे बोली 2 ईयर्स अगो, और मुझे ये तो पता है नवंबर में लिया था, 2019 में लिया था। इसका मतलब है कितने साल हो गए? अब इसकी वारंटी होगी, खत्म हो चुकी होगी। लेकिन शायद पता नहीं मैंने आपको बताया था या नहीं, इसको एक दफा मैं वारंटी में क्लेम कर चुका हूँ कोविड के दौरान, क्योंकि 19 के बाद तो कोविड था, 20 में क्या था, 2020 में क्या शुरू हो गया था। तो कोविड में ये था कि हल्का फुल्का खुलता था, थोड़ी देर के लिए खुलता था, जो भी होता था। तो मुझे याद है वो कोविड चल रहे थे, घर पे हम भी ऑनलाइन पढ़ाते थे, फ्री होते थे, चले गए वारंटी क्लेम। तो मैं गया और वारंटी में दिया, 2-3 दिन उन्होंने रखा और अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट सही करके दे दिया, क्योंकि वो उस वक्त अंडर वारंटी था। तो क्या उनको पता था मैं कब आऊंगा? क्या उनको पता था मैं कितनी अमाउंट का क्लेम लेके आऊंगा? तो लाइबिलिटी थी उनकी या नहीं थी? मैं गया तो मना कर दिया, फ्री में सही करके दिया। मैंने आपको एक शायद वो भी मिसाल बताई थी, वो एक दिन वो ओवन मैंने, माइक्रोवेव ओवन सेम, मतलब ब्रांड न्यू था, बताया था ना आपको, और वो अगले दिन मुझे क्या करना पड़ गया? क्लेम। घर जाके खोला, डब्बा पैक, वारंटी कार्ड था मौजूद, लेकिन नहीं चल रहा था। मैंने क्या किया? उसको क्लेम किया, पैसे नहीं लगे, फ्री में सही हो गया। बताया था शायद मैंने, आपको याद होगा कि आईसी में की वो मेंबर्स का वो था, क्या कहते हैं, एनुअल गेट टुगेदर था हमारा, होता है एनुअल डिनर, उसमें लक्की ड्रॉ था। और लक्की ड्रॉ में मेरा नाम निकल गया, और उसमें उन्होंने मुझे इतना बड़ा माइक्रोवेव ओवन दे दिया। तो मैं अस्करी में हुआ था इवेंट, उस दिन फुल डे अस्करी, सिर्फ आईसी, ये नहीं सब्जी मंडी के पास अस्करी है, चौदाना मदीना के पास, तो वहाँ फुल डे सिर्फ मेंबर्स के लिए बुक था। वो तकरीबन कोई 1500 की गैदरिंग थी, और उस पर बहुत सारे इनाम होते हैं लक्की ड्रॉ में, मतलब आयरन भी थी, जूसर मशीन थी, उसमें सबसे बड़ा इनाम जो है वो यही था, माइक्रोवेव। और ये सबसे आखिरी कूपन उठा था, और इत्तेफाक से सबसे आखिरी कूपन मेरा उड़ गया। अब उतना बड़ा उन्होंने दिया, मैंने गाड़ी में रखा, घर पे ले गया। अब मैंने घर जाके जब ऑन किया तो ऑन ही नहीं हो रहा। मैंने बोला यार व्हाट इज दिस, हालांकि वो था डब्बा पैक और अंदर वारंटी कार्ड, मैं कह रहा हूँ ना अंडर वारंटी कार्ड मौजूद था, आधा मौजूद। मैंने फिर वो नेक्स्ट डे पढ़ाने जब आता हूँ यहाँ पे, जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि इवेंट जो करवाता है हमारे यहाँ है केबीसी, कराची ब्रांच काउंसिल, वो करवाती है। काशिफ भाई होते हैं, काशिफ कादरी साहब, मैं गया उनके पास, मैंने कहा काशिफ भाई वो लकी ड्रॉ में ये मेरा ओवन निकला तो था, मैं घर गया हूँ तो ये चल ही नहीं रहा है, बिल्कुल न्यू,
नजर आ जाता है खोलने के बाद अंदर पूरी जो पैकिंग होती है, उस साइड में जो कॉकशीट लगी हुई होती है, पूरा पैक डब्बा। और तो उन्होंने कहा सर ये हमने भी 2 दिन पहले तो खरीदा है। और मैंने कहा यस आप सही कह रहे हैं, उस पर मुझे वारंटी कार्ड भी अंदर नजर आया था, वो था। उन्होंने कहा सर मैं आपको बिल दे देता हूँ, आप क्लेम कर ले। मैंने कहा बहुत आसान तरीका है। तो उन्होंने मुझे बिल दे दिया जहाँ से खरीदा था। मैंने वारंटी क्लेम, उन्होंने कहा ठीक है सर ये हमारे यहाँ पे ऑफिस है, आप चले जाएं, कोई मसला ही नहीं। तो मैं नाजमाबाद पढ़ाने जाता हूँ ना, इसी के कैंपस में, वहीं करीब ही एक उनका था, और मैं वहीं रख के ले गया था। मैं पढ़ाने गया, वापसी में उनको दिया, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं मांगा। बोला ठीक है आपको 2 दिन बाद, 2-4 दिन बाद वही ऐसे हुआ कॉल आई, मतलब जो भी था उन्होंने बना दिया। और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आई। तो बात ये है, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1.5-2 साल उसको भी हो गए, 1.5 साल तो हो गया होगा। तो इनफैक्ट कहने का मकसद ये है, और इवन मुझे उनका सिस्टम बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने रिसीव कर लिया ना वो सही होने के बाद, तो उन्होंने जो है ना वो बाकायदा, जब मैं घर भी नहीं पहुंचा, मतलब मैंने रिसीव कर लिया, मैं घर जा रहा हूँ, तो मुझे कॉल आती है अननोन नंबर से, कंपनी से आई होगी, कह रहे कि वो आपने दिया था वारंटी में, सही हो गया। मैंने बोला हाँ। बोला आपसे किसी ने कोई पैसे तो नहीं मांगे, कुछ वो तो नहीं किया चार्ज? मैंने कहा नहीं। मतलब वो क्रॉस चेक कर रहे थे, ऐसा तो नहीं कि लोग इंटरनली वारंटी क्लेम में बैठे हुए वो पैसे मांग ले, मतलब उन्होंने फॉलो अप चेकअप रखा हुआ था बाकायदा। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि वो दिन और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल चल रहा है, ऑलमोस्ट इस्तेमाल होता है घर पे। तो बात ये है, क्या उन्होंने, उनको पता था कि फौरन ही वारंटी क्लेम में आ जाएगा? क्या पता था? अब ऐसी बात है, उन्होंने सही किया, कोई पार्ट खराब होगा जो भी था, तो क्या उनका फ्री में सही हो गया या कुछ पैसे लगे होंगे उनके? तो लेकिन आपको पता नहीं होता कि प्रोविजन कितने का बनेगा, आपको पता नहीं होता प्रोविजन कब, मतलब कब वो क्लेम करने आएंगे। प्रोविजन लाइबिलिटी तो है, देखो नाम भी क्या रखा है, प्रोविजन। एक विजन बना लो, विजन किसको बोलते हैं? तसव्वुर। प्रोविजन, पहले से एक विजन बना लो। अब मैं सेल कर रहा हूं तो एक विजन बनाना है, ये क्लेम में भी मेरी लायबिलिटी होगी, लेकिन मुझे नहीं पता कब आएगा, मुझे नहीं पता। तो प्रोविजन इज अ ऑफ अनसर्टेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? ओके। तो बात ये मेरे भाई कि प्रोविजन आपकी लायबिलिटी है अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट की। अब भाई टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, कि मेरा उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रहा होगा। प्रोविजन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? लायबिलिटी होती है, टाइमिंग क्या होती है, और अमाउंट भी क्या होती है। मैंने अपनी तो एग्जांपल आपको दे दी, मोबाइल फोन की और वो माइक्रोवेव ओवन की, ठीक है। तो बहरहाल बात ये है कि प्रोविजन एक लायबिलिटी है, लेकिन उसकी टाइमिंग नहीं पता होती, उसकी अमाउंट नहीं पता होती। अच्छा, अब एक मसला और है, उस मसले पे जाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको फर्दर डिफाइन करना चाहता हूँ। ऑब्लिगेशन जो है ना, उसको भी इस आईएएस ने 2 हिस्सों में तोड़ा है। कितने हिस्सों में? एक उसने बोला एक होती है लीगल ऑब्लिगेशन और एक होती है कंस्ट्रक्टिव। कौन सी होती है? कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। एक होती है लीगल और दूसरी कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, अब ये जो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 2 किस्म की लायबिलिटी है। नंबर 1 इज लीगल, यस, एंड नंबर 2 इज कंस्ट्रक्टिव। नाउ व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव? लीगल लायबिलिटी वो होती है जो कानून के मुताबिक हो, बाय लॉ हो, बाय या बाय एग्रीमेंट हो या बाय कॉन्ट्रैक्ट हो। मैंने अपने 2 केस बताए, वो दोनों लायबिलिटी क्या बाय कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ थी। उसमें क्या था, लॉ क्या था? आपका वारंटी कार्ड। अच्छा, कुछ लायबिलिटी ऐसी होती है, आईएएस कहता है, कौन कहता है? वो कहते हैं कि वो लॉ के मुताबिक नहीं होती, वो कंस्ट्रक्टिव होती है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। देखिए आप लोग भी सोचा करें, वर्ड पे फोकस किया करें। आयशा ने कहा कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बनाई हुई, खुद कंस्ट्रक्ट की हो, वो लिखी भी नहीं है कहीं लाइब्रेरी। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट प्रैक्टिस, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट प्रैक्टिस आपने यूजर के माइंड में एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट प्रैक्टिस यूजर के माइंड में एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी। क्या क्रिएट कर दी? वैलिड। नाउ व्हाट इज एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट? देखिए मैं अपनी मिसाल देता हूँ ये भी, कि मैं जिस कंपनी में था ना 3.5 साल रहा,
तो मैंने ये देखा कि हमारे एमडी कंपैरेटिवली एक अच्छे इंसान थे। अच्छे इंसान इन द सेंस कि वो अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखते थे, और ख्याल इन द सेंस कि उनकी कंपनी की पॉलिसी में शायद ये लिखा हुआ तो नहीं था कि हर ईद और बकरीद पे आपको हम बोनस देंगे। कुछ कंपनी की तो बड़ी सेट पॉलिसीज होती है कि हर ईद पे हर बकरीद पे आपको क्या मिलेगा, जिसकी पॉलिसी में ये लिखा हुआ है, रिटर्न आपको जब ऑफर लेटर दिया उसमें लिखा हुआ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट, ये लाइबिलिटी बाय लॉ हो गई, लिख कर दे दिया। अच्छा, एक जगह आप जॉब करने का इंटरव्यू आपको अपॉइंट कर लिया, आपको ऑफर लेटर दिया, ऑफर लेटर में ये नहीं लिखा हुआ कि आपको हर ईद और बकरीद पे, नहीं लिखा हुआ, तो क्या उनकी ये कोई लाइबिलिटी है लॉ के मुताबिक? लेकिन वो एमडी अच्छे, ऑनर अच्छे, वो हर साल ईद पे बकरीद पे आपको क्या देते, बोनस। तो अब ये बताएं, उनकी पास प्रैक्टिस ऐसी है, आप 10 साल से वहां काम कर रहे हैं और आपने 10 साल में देखा कि हर साल ईद पे भी क्या मिलता है और बकरीद पे भी क्या मिलता है। अब आपने यूजर के माइंड में एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी है। ये मैंने समझाने के लिए वर्ड लिखे कि आपने यूजर के माइंड में एक वैलिड, एज अ रिजल्ट ऑफ आपकी पास प्रैक्टिस ऐसी है कि यूजर के माइंड में एक्सपेक्टेशन आ गई है कि आप ये बोनस देते हैं और अभी भी देंगे, तो आपने ये लाइबिलिटी खुद बनाई है। बात सब होता है ना, एक काम इंसान, मतलब जो लाइबिलिटी होती नहीं है लेकिन वो लाइबिलिटी खुद बन जाती है। आपने यूजर के माइंड में ऐसी वैलिड एक्सपेक्टेशन, अब मैं आपको मिसाल दूं, माह रमजान में बहुत सारे हमारे, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कराची में लोग बहुत अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का ख्याल भी करते हैं और खैरात ज़कात वगैरह बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, उसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे, आपको पता है कि जो बड़े बड़े सोशल वेलफेयर है, लाइक सैलानी है, चीपा है, या और भी एदी वेलफेयर वगैरह, तो डेफिनेटली वो लोग बहुत सारे जो उनके पहले से ही होता है कि यार ये लोग हमें हर साल रमजान में इतना देते, तो क्या वो उनकी कोई लॉ के मुताबिक लाइबिलिटी है? लेकिन वो बंदे हर साल उनके पास जाते हैं, उनके बंदे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना कि भैया वो बंदा देता है। अब जाहिर सी बात है, वो तो अच्छी बात है, सोशल वेलफेयर चला रहे हैं, सोशल खिदमत खल कर रहे हैं, तो अब आप मुझे ये बताएं, क्या वो लाइबिलिटी उनकी बन जाती है अल्टीमेटली? तो क्या लीगल होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है? ऐसी हमारी कई लाइबिलिटीज होती है जो हमारी लाइबिलिटी होती नहीं है, लेकिन वो हम एज अ रिजल्ट ऑफ मास प्रैक्टिस ऐसा कर देते हैं कि कहीं लिखी भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपकी खुद ब खुद ही क्या बन जाती है, लाइबिलिटी। गॉट इट? तो नंबर 1 जी, लाइबा, व्हाट इज अ प्रोविजन? मगर देखिए, वो तो मैंने हाँ, वो तो सब समझाने के लिए आपने यही बोला था। अच्छा, नहीं वैसे प्रोविजन क्या है, डेफिनेशन? नो आइडिया, डेफिनेशन? वेरी सिंपल, लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग। और प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, लेकिन ऐसी लाइबिलिटी है जिसकी टाइमिंग अनसर्टेन, इसकी अमाउंट। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर जब टाइमिंग तो चलो मसला नहीं है, लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, हम डेबिट क्रेडिट कैसे करें, हमें तो अमाउंट चाहिए। अब प्रोविजन को बनाने के लिए 3 बातें आपको बताएंगी। कितनी बातें? उसको कहते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं? या रिकॉग्निशन, कब प्रोविजन रिकॉग्नाइज होगा, कब प्रोविजन रिकॉग्नाइज होगा, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। हाउ टू रिकॉग्नाइज प्रोविजन, हाउ टू रिकॉग्नाइज प्रोविजन। ये हैंडआउट पे चीजें लिखी हुई है, नो नीड टू टेक एनी टेंशन। नंबर 1 इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? हाँ, 3 बातें हैं इसमें असल में क्राइटेरिया में, और क्राइटेरिया कहते हैं तीनों बातों का एट द सेम समय होना। 2.5 नहीं होगा तो बात नहीं मानेंगे, पूरी 3। गॉट इट? नंबर 1 इज प्रेजेंट, नंबर 2 इज प्रोबेबल आउटफ्लो। क्या होना चाहिए? प्रोबेबल आउटफ्लो। अब ये प्रोबेबल क्या है ये भी आपको बताता हूँ, रुक जाए जरा। और नंबर 3 इज आपके पास उसकी एस्टिमेटेड अमाउंट पता हो। क्या पता आपको उसकी एस्टिमेटेड, एक्चुअल नहीं, सिर्फ कौन सी? क्योंकि एक्चुअल तो आपको नहीं पता ना कि वो बंदा क्लेम करने कब आएगा, वो बंदा कितने का क्लेम करने आएगा, आपको नहीं पता। लेकिन क्या आप उसकी एस्टिमेटेड अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए
फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का फाइनल हुआ, पास्ट ज्यादातर हिस्ट्री यही थी कि ऑस्ट्रेलिया बड़े मैच में जीतता है, न्यूजीलैंड ऑलवेज सेमीफाइनल फाइनल। हर इवेंट में मैं देखता हूँ, आप कोई भी वर्ल्ड कप उठा लो, इवन 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, उसमें भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का सेमीफाइनल हुआ, फिर पाकिस्तान फाइनल जीता। लास्ट वर्ल्ड कप हुआ, न्यूजीलैंड फाइनल में हार गया इंग्लैंड से, ठीक है। उससे पहले भी शायद वर्ल्ड कप हुआ था, न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में। कहीं ना कहीं आपको हर इवेंट पे सेमीफाइनल फाइनल में न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, ये दो टीमें मैं देखता हूँ नॉर्मल बेचारी आखिर में जाके हार जाती है। पास्ट एक्सपीरियंस से ना आपको बहुत सारी चीजें एस्टिमेट हो सकती है। अभी तो आपने आईसीएमए की दुनिया नहीं देखी, अभी आप लोग का पहला सेमेस्टर है, इंशाल्लाह आगे बढ़े। जब आप पेपर देके आते हैं ना, पहले स्टेज में आपको नहीं पता होगा व्हाट वुड बी योर रिजल्ट, क्योंकि आपको पता ही नहीं आईसीएमए की मार्किंग स्कीम क्या है, आईसीएमए का एग्जामिनर का चेकिंग प्रोसेस क्या है। तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होते, जब एक दो अटेम्प्ट दे देते ना और फिर तीसरी चौथी अटेम्प्ट देते, अल्लाह ना करे किसी पेपर की तीसरी चौथी अटेम्प्ट, मेरा कहने का मकसद है तीसरे चौथे सेमेस्टर की अटेम्प्ट देते, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आईसीएमए का चेकर कैसे चेक करता है। रिजल्ट अभी आया नहीं होता, लेकिन आपको पता होता है कि इंशाल्लाह आपका पेपर। अब मैं छोटी सी मिसाल दूं, कल शायद आपकी क्लास में मिसाल दे रहा था, वन ऑफ द स्टूडेंट दुआ, मैंने शायद आपको बताया था, वो स्टेज 4 में आ गई है माशाल्लाह। तो कल मैं ऊपर कैंटीन में लंच कर रहा था और जुमे की नमाज से पहले तो दुआ भी सामने बैठी हुई थी, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, कोई पेपर दिए अभी आपने? कहने लगी, ये सर मैंने एक पेपर दिया है, ये भी पेपर हुए थे ना अभी बीच में, उसका रिजल्ट हो सकता है आज भी आ जाए, मतलब अब आने वाला है रिजल्ट कभी भी। तो मैंने पूछा क्या एक्सपेक्टेशन है रिजल्ट की, तो उसने बड़ा कॉन्फिडेंस से अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि सर इंशाल्लाह बड़ी आसानी से, मतलब उसको जाहिर सी बात है वो सेमेस्टर 1 पढ़ चुकी है, ऑपरेशन लेवल 2 पढ़ चुकी है, ML1 के उसने पेपर दे दिए, नाउ शी इज स्टडीइंग इन ML2। तो डेफिनेटली एक स्टूडेंट को पास्ट एक्सपीरियंस से अंदाजा हो जाता है और वो फ्यूचर को एस्टिमेट करना। याद रखिए इंसान है अशरफुल मखलूकात है, हमने करेक्शन ऑफ एरर पढ़ा है, इंसान खता का पुतला है, हमारे हर एस्टिमेशन सही साबित नहीं होते, बिल्कुल फैक्ट है। मैं एक प्रिडिक्शन कर दूं गलत हो जाती है, बिल्कुल हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ। मैं पे मासूमियात कहते हैं कि चांद नहीं होगा, अचानक रमजान का ईद का चांद नजर आया था आपको लेट नाइट। तो देखिए इंसान अपने इल्म की बदौलत एस्टिमेशन करता है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि आपकी सारी एस्टिमेशन एक्चुअल हो। गॉट इट? तो आप वो कहते हैं एस्टिमेटेड अमाउंट निकालें। अब ये तीन बातें, इन तीन बातों से पहले, अच्छा मैंने एक ये ग्राफ बनाया था, ये फाइनेंशियल ईयर के, तो समझ में आ गया ना। यहाँ पे मैंने कहा था वो ईयर एंड पे पता है क्या करेगा, जब मैं मिसाल दे रहा था तो ईयर एंड पे वारंटी का क्या बनाएगा, एक अदद क्या बनाएगा वारंटी का, वारंटी का हम क्या पढ़ रहे टॉपिक, वारंटी प्रोविजन बनाएगा, प्रोविजन फॉर वारंटी, वारंटी प्रोविजन, राइट, प्रोविजन फॉर वारंटी बनाएगा इस साल का। अच्छा अब मैं कुछ चीजें यहाँ लिख रहा हूँ और वो मैं उसको बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ। देखिए कुछ परसेंटेजेस हैं इस टॉपिक में ना, वो परसेंटेजेस क्या है। नंबर 1 इज लेस देन 5%, क्या लिखा है मैंने, लेस देन 5%। नंबर 2 इज 5 से 50%। नंबर 3 इज 51 से 95%। एंड नंबर 4 इज मोर देन, बोले 95%। अब जरा इसके मतलब समझिए, इसका मतलब होता है रिमोट, क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पॉसिबल, POSSIBLE। इसका मतलब होता है प्रोबेबल, क्या होता है, और एक मिनट, इंसान है प्रोबेबल, अब सही है। इसका मतलब होता है सर्टेन, क्या होता है। अच्छा ये मैंने आपको कितनी परसेंटेजेस बता दी, 4, इनको मैं पहले खूबसूरत से बॉक्स में पैक कर दूं। अच्छा अब सुने, ये जो है ना लेस देन 5%, असल में हम एस्टिमेशन करते हैं ना, ये एस्टिमेशन की परसेंटेज बताई गई है। कहते हैं अगर किसी काम के होने का चांस
लेस देन 5% हो ना, उसको बोलते हैं रिमोट। क्या बोलते हैं? हाँ, आप कभी गूगल पे सर्च कीजिएगा, रिमोट का मतलब होता है ना होना। क्या मतलब होता है? अब मैं आपको बोलूं कि आज आप क्लास से बाहर जाओगे ना, बहुत तेज बारिश होने वाली है, तो आपने वो ऐसा सुना है? महकमा मासूमियात के कुछ बोले? सर तो अपनी तरफ से नहीं, क्या क्या बोले जा रहे। तो मेरे भाई, आप बोलेंगे सर इसका चांस तो रिमोट है, इसका चांस तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व तआला तो हर शे पे कादिर है बेशक। लेकिन मैंने अगर ये प्रिडिक्शन की तो ये ना होने के बराबर है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक होता है पॉसिबल। क्या है? पॉसिबल। अगर किसी काम के होने का चांस 5 से 50% के दरमियान, तो हम बोलते हैं पॉसिबली, शायद हो। ठीक है ना। बाद हम पेपर देके आते हैं, थोड़ा सा 50-50 होते हैं, यार पॉसिबल है, पता नहीं पास होगा, पता नहीं पास नहीं होगा। बाद तो हमारा पेपर बहुत खराब होता है। मैं एक दफा पेपर देने गया ICMA का ना, और मैं पढ़ के ही नहीं गया। पूरा सेमेस्टर मैंने खूब खेला, मजाक मस्ती की, और पेपर में तो लेस देन 5% ना होना। 5 से लेके 50% का मतलब, अच्छा 51 से, अच्छा जब 51 से ऊपर की प्रोबेबिलिटी चली जाए ना, तो उसका मतलब है होने का चांस ज्यादा है। 51 का मतलब झुकाव। अब मैच की प्रेडिक्शन आती है ना, पाकिस्तान का चांस इतना है, इंग्लैंड का इतना है, या ऑस्ट्रेलिया का, वो प्रोबेबिलिटी कैसे चेंज करते हैं वो बार बार, क्यों? एस्टिमेशन चेंज हो रहे होते हैं। मैच का उतार चढ़ाव आपको बता रहा होता है, मैच किस तरफ जा रहा है। याद रखें, ये एक्सपीरियंस है ना, पास्ट एक्सपीरियंस। प्रोबेबल का मतलब होता है 51 से लेके, अच्छा अब प्रोबेबल का मतलब समझ ले। प्रोबेबल का मतलब होता है मोर लाइकली देन नॉट। मोर लाइकली, लाइक होने का चांस ज्यादा हो, ना होने के। आप लगाते हैं फेसबुक में कोई स्टेटस या पता नहीं क्या, फिर आपको लाइक आ रहे होते, मोर लाइकली देन नॉट, लाइक होने का चांस ज्यादा हो, ना होने के मुकाबले में। तो प्रोबेबल का मतलब, अच्छा आखिरी पॉइंट क्या है? कभी कभी आप पेपर देके बाहर निकलते ना, मैंने आखिरी अटेम्प्ट में 2 पेपर दिए थे। एक तो ये मैंने आपको बताया, जो मैंने कितना अटेम्प्ट किया था। दूसरा जो मैंने दिया था वो SM था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये दोनों आखिरी स्टेज के पेपर है। आखिरी में 3 पेपर है ना, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो वो SM में तो मैंने पहले ही दे दिया था, आखिरी में 2 पेपर दिए थे। जैसे आपके यहाँ भी कुछ बच्चे इस क्लास में भी ऐसे हैं शायद, जो लाइव आपके कितने पेपर है? 3 है। कुछ ऐसे हैं इस क्लास में भी जिसके 2 हैं शायद। आपके तो 2 हैं, लेकिन कुछ बच्चों के तो हैं 3, लेकिन उन्होंने 2 अटेम्प्ट किए हुए। अरीब है, अरीब ने इकोनॉमिक्स में एडमिशन नहीं लिया हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह हम भी बहुत दफा पेपर कम ज्यादा देते थे। तो बहरहाल वो SM का पेपर जब मैंने दिया उसी अटेम्प्ट में जिसमें SM का पेपर बहुत आउट क्लास दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाहर निकल के मैंने जुमला बोला था, मुझे आज तक याद रहता है, ये पेपर आई सी मौला मेरा रोक के दिखा दे, नहीं रोक सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉन्फिडेंट था, बिल्कुल मतलब कंफर्म था अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप समझे कि बड़ा मतलब कोई उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई गुंजाइश थी, अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। तो उसको कहते हैं सर्टेन। जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते ना कि ये तो होगा, तो फिर जाहिर सी बात है। तो बात ये है मेरे भाई, असल में बात तो होता है ना, महकमा मासूमियत वाले कहते कल बारिश होगी, हो जाती है, बड़े कॉन्फिडेंट होते।
प्रिडिक्शन सही हो जाती है। तो ये सारी बातें अक्सर औकात चांद की प्रिडिक्शन भी सही होती है, रेयर केस पे होता है, वरना कहते हैं चांद नहीं होगा तो नहीं भी होता बाज़ दफा। तो बात ये मेरे भाई, ये जो चीजें है ना, अब ये प्रोबेबिलिटीज। दूसरी बात हमने कहा प्रोविजन कब बनता है, जब कितनी बातें हो, तीन। नंबर वन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, नंबर टू इज प्रोबेबल आउटफ्लो, एंड नंबर थ्री इज एस्टिमेटेड अमाउंट। नंबर वन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, नंबर टू, प्रोबेबल आउटफ्लो, नंबर थ्री, एस्टिमेटेड अमाउंट। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखिए एक सवाल, ये आप लोगों के लेवल का तो नहीं, ये सवाल मैं वहां पढ़ाता हूँ सेमेस्टर 4 वालों को। एक कंपनी है, उसका नाम लिखा हुआ है पेपर में, ताज कंपनी। उसके ऊपर ना केस हो गया है, उसके कॉम्पिटिटर ने केस कर दिया। असल में ताज कंपनी से गलती हो गई, उसने उसका ट्रेडमार्क यूज कर लिया, मिस यूज कर लिया। क्या आप किसी का ट्रेडमार्क यूज कर सकते हो? अगर आप यूज करोगे वहां पे क्या कर देगा? केस कर देगा। अच्छा, वो केस अभी फैसला आया नहीं है, फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास गया हुआ है। अब ये बताएं, क्या आपने गलत काम किया, यस और नो? क्या ऑब्लिगेशन है? पहला पॉइंट सुनो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन है ना? अच्छा, क्या प्रोबेबल आउटफ्लो भी होगा? बिल्कुल होगा। प्रोबेबल, आपने गलत काम किया, आपको पैसे मोर लाइकली देन नॉट, यानी प्रोबेबल आउटफ्लो है। अब उसको अमाउंट नहीं बता दी। अच्छा, उसने केस किया था 15 मिलियन का, कितने का? और उसके लॉयर ने उसको एडवाइस दी थी ताज कंपनी की, क्योंकि लॉयर को तो पता होता है ना कि कितने की पेनल्टी। एक्चुअल तो लॉयर को भी नहीं पता होता, लेकिन लॉयर को मोरलेस अमाउंट। उसने बोला आप 10 मिलियन का प्रोविजन बना दो। कितने मिलियन का? उसने 10 मिलियन का प्रोविजन बना दिया। तो क्या एस्टिमेटेड अमाउंट आ गई? कितने मिलियन आ गई? आउटफ्लो भी प्रोबेबल था। ये तीनों बातें होंगी तो प्रोविजन बनेगा। इधर देखिएगा, मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, किसी वजह से लिख रहा हूँ, आगे आपको पता चलेगा वाई मैंने ये लिखा है यहाँ पे। ये मैंने क्या लिखा है? पी। पी का मतलब प्रोविजन, बताऊंगा क्यों लिखा है पी। यस यस यस, इफ देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इफ देयर इज प्रोबेबल आउटफ्लो, एंड इफ देयर इज, हाँ चले मैं आपको वो जो सवाल कह रहा था ना वो सामने दिखाता हूँ। वो हमारा आईएएस, प्लीज साइलेंट स्टूडेंट, लुक एट दिस। अब आप देखिए, ये सवाल आप लोगों को नजर आ रहा है? ये सवाल नजर आ रहा है? ड्यूरिंग 2009 ताज कॉर्पोरेशन वाज सू बाय अ कॉम्पिटिटर। सू का मतलब केस करना, राइट? फॉर रुपीज कितना मिलियन? फॉर इनफ्रिंगमेंट ऑफ अ, बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द कंपनीज लीगल काउंसिल, ताज कॉर्पोरेशन accrued the sum of rupees as a, उसने 10 मिलियन का क्या बना दिया? हालांकि वो आगे लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बाद में आया, तो 14 मिलियन का आया था, वो एक अलग कहानी है। लेकिन इन शॉर्ट आपको सिर्फ ये बताना था कि भाई प्रोविजन कब बनेगा, जब कितनी बातें हो। क्या ताज कॉर्पोरेशन की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थी? क्या ताज कॉर्पोरेशन को प्रोबेबल आउटफ्लो नजर आ रहा था? क्या उसको एस्टिमेटेड अमाउंट पता चल गई थी? अब सुन ले, अगर ताज कॉर्पोरेशन को एस्टिमेटेड अमाउंट बताने वाला कोई नहीं होता तो क्या वो प्रोविजन बना सकता था? नहीं, फिर वो रिकॉर्ड नहीं होगा। प्रोविजन कब रिकॉर्ड होगा? जब कितनी बातें हो, तीनों बातों का एट द सेम समय होना। नंबर वन इज, नंबर टू इज, नंबर थ्री इज, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, अब इसमें कुछ और बात ऐड करूंगा, याद रखें। ऑब्लिगेशन कितनी किस्म की बताई है मैंने आपको? एक लीगल, दूसरी, तो आईएएस कहता है चाहे लीगल ऑब्लिगेशन हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, चाहे कानून के मुताबिक हो चाहे आपकी खुद बनाई गई हो, पहला पॉइंट कवर हो जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उस वक्त कवर होगा जब आपको आउटफ्लो रिमोट नजर ना आ रहा हो, पॉसिबल नजर ना आ रहा हो, क्या नजर आ रहा हो, और तीसरी बात उसकी अमाउंट आपको कैलकुलेट करना आती हो। गॉट इट? अब एक बात सुने, इस चैप्टर में ऊपर नाम क्या लिखा हुआ है?
प्रोविजन एंड, ये मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट किसका दिया है, प्रोविजन का। अब मैं किसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ, कॉन्टीजेंसीज। अब कॉन्टीजेंसीज में दो बातें हैं। पहली बात तो ये, चले वो दो बातें बाद में बताता हूँ। पहले ये बताएं कि ये जो कॉन्टीजेंसी है, किसी को बताए व्हाट इज कॉन्टीजेंट? कॉन्टीजेंट भी कहते हैं, कॉन्टीजेंसीज कहते हैं। इस वर्ड का मतलब क्या है, उर्दू में तर्जुमा। कंटीजेंसी किसको कहते हैं? कॉमर्स वालों ये पढ़कर है, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी बनाती थी कंपनीज। शेयर्स वाला एक टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज बनाते थे। लाइबा कॉमर्स वाली हो, नॉन कॉमर्स हो, नहीं पढ़ा? अच्छा चले, ये कॉन्टीजेंट है ना, सुन ले, पढ़ा है? कंटीजेंट क्या मतलब होता है कंटीजेंट का? अब सुने, नाउ लेट मी कंप्लीट समथिंग। ये जो वर्ड है ना कॉन्टीजेंट, इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसका होना या ना होना हमारे कंट्रोल में ना हो। सपोज करें आज हम सुबह क्लास में आए तो हमने देखा कि आकिब नासिर साहब जो अम्ब्रेला लेकर आ रहे हैं, उनके हाथ में क्या थी, छतरी। अब सारे क्लास वाले हंस रहे हैं, अभी सुन के हंस रहे हैं, देख के कितना हंस रहे होंगे। अब हम सब, मुझे भी हंसी आ गई एकदम, यार ये तो ना तो गर्मी है, एक होता चलो गर्मी से बचने के लिए इंसान धूप से बचने के लिए, मौसम भी अच्छा हो गया है, फिर भी आकिब भाई जो वो क्या लेके आ रहे हैं, छतरी। अच्छा और प्रोबेबल आउटफ्लो भी नजर आ रहा है, प्रोबेबल आउटफ्लो भी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितने अमाउंट का आउटफ्लो होगा। अमाउंट का आपको इल्म कहीं से भी नहीं पता चल रहा, ना कोई पास्ट एक्सपीरियंस, ना कोई एडवाइजर, ना कोई लॉयर, ना कोई कुछ भी निष्ठा। अब आप मुझे बताएं, क्या आप प्रोविजन को रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं। प्रोविजन को रिकॉर्ड करने के लिए कितनी बातें सेम टाइम पे हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मैंने कहा ऑब्लिगेशन तो है, आउटफ्लो भी नजर आ रहा है, लेकिन आपको क्या नहीं पता, तो क्या एंट्री बन सकती है? अब सुने, इस केस को बोलते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? ऐसी लायबिलिटी, अभी अमाउंट नहीं पता लेकिन होगी, लेकिन होना या ना होना हमारे कंट्रोल में। एक और केस बनाते, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज देयर, ऑब्लिगेशन तो है, ऑब्लिगेशन तो आपको ये भी पता है कि यार अगर आप केस हार गए तो आपको एस्टिमेटेड 3 लाख रुपए देने, कितने देने, एस्टिमेटेड अमाउंट भी पता है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि आउटफ्लो प्रोबेबल है या आउटफ्लो पॉसिबल नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? प्रोबेबल नहीं है, क्या है? क्या पॉसिबल पे ही पॉइंट कवर हो रहा है? नहीं। हो सकता है आप केस जीत जाओ, हो सकता है आप केस, बारह तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, मसला नहीं है। बात ये है कि केस आप जीत भी सकते हैं, केस आप। अब ये बताओ, इफ प्रोबेबल आउटफ्लो इज नॉट देयर, क्या तीनों बातें कवर हो गई? इज दिस प्रोविजन, व्हाट इज दिस? नहीं, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। एसेट तो अलग ही है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। यानी कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, प्रोबेबल आउटफ्लो भी नजर आ रहा हो, लेकिन क्या कैलकुलेट ना करनी आती हो, तो वो प्रोविजन। प्रोविजन कब बनता है? जब कितनी बातें हो, तीनों एक साथ हो, एक भी मिस नहीं हुआ,
एक भी मिस हो गई प्रोविजन खत्म, प्रोविजन नहीं बन सकता। प्रोविजन बनता है, रिकॉर्ड होता है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड। अच्छा, अब इफ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज देयर, प्रोबेबल आउटफ्लो इज नॉट देयर, बट एस्टिमेटेड अमाउंट इज देयर, तो क्या प्रोविजन बनेगा? दिस इज व्हाट, इफ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज देयर, प्रोबेबल आउटफ्लो इज आल्सो, बट एस्टिमेटेड अमाउंट इज, क्या हम प्रोविजन बना सकते? व्हाट इज दिस? अब आए थोड़ी सी ये, हाँ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना। देखो बात ये है, चाहे प्रोविजन हो चाहे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो, दोनों में प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी इज व्हाट, ऑब्लिगेशन आ गई। अब आ जाए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन तो है, लेकिन ऑब्लिगेशन के साथ प्रोबेबल आउटफ्लो हो, एस्टिमेटेड अमाउंट हो, तो क्या होगा? ये तो होगा, मतलब प्रोविजन बनेगा। और अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज देयर, प्रोबेबल आउटफ्लो इज आल्सो देयर, बट नॉट एस्टिमेटेड अमाउंट, एस्टिमेटेड अमाउंट नॉट देयर, या दिस इज नॉट प्रोविजन। स्टिल आईएएस कहता है तीसरा पॉइंट तलाश करो, जब वो मिल जाए तो फिर इसको किस पे कन्वर्ट कर दो? हाँ, चांद नजर आ जाए तो फिर ऐलान कर दो कि कल ईद, तक तलाश करो, नहीं मिल रहा तो फिर वो एक क्वेश्चन मार्क है। दिस इज नॉट योर प्रोविजन, दिस इज योर contingent liability. Are you getting my point? Now last thing of the chapter is contingent asset. क्या है? contingent asset. अब ये contingent asset क्या है? contingent asset का मतलब होता है, देखिए contingent liability क्या है? ऐसी liability जिसका होना या ना होना हमारे कंट्रोल में, दिस इज व्हाट contingent। इसका मतलब है contingent asset क्या होगा? ऐसा एसेट जिसका मिलना हमारे कंट्रोल में, तो वो कौन सा एसेट होगा? अब ये कॉन्टिजेंट एसेट कैसे होगा सुने, एक केस में पढ़ाता हूँ बच्चों को, वही हमारे ऊपर वाले बच्चे जो मैंने हैंडआउट खोला था उसी में था वो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टूडेंट्स को, कि एक कंपनी ने ना एक कोई इक्विपमेंट खरीदा था 6 लाख के करीब। अच्छा, वो 2-4 महीने रखा, खुदा ना खास्ता कोई मसला हुआ और वो डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा, अब उसने सोचा कि ये तो मैंने इंश्योरेंस करवाया था, उसने 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम कर लिया। कितने लाख रुपए का? और अपनी बुक में रिकॉर्ड कर दिया रिसीवेबल डेबिट। कहाँ से मिल जाएगा पैसा? कौन सी कंपनी से? रिसीवेबल की नेचर क्या होती है? हर रिसीवेबल, क्या जरूरी पैसा मिलेगा उनको? क्या हर इंश्योरेंस क्लेम होती है? इंश्योरेंस वाले क्या करेंगे? इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और सवाल में आगे लिखा हुआ था इंश्योरेंस वाले ने इंक्वायरी कर ली और बाद में कह दिया हम आपको कुछ भी नहीं देंगे, हमारी लायबिलिटी 0 है। क्यों? बोले कि पता चल गया ये आपके ऑपरेटर की गलती से हुआ है। आजकल तो जगह जगह क्या लगे हुए होते, कैमरे से सब पता चल जाते क्या था। उन्होंने लिख दिया आगे कि सब कुछ नजर आ गया, ये गलती किसने की है, ये गलत बटन किसने दबाया है, जिसकी वजह से आपकी मशीन डिस्ट्रॉय हुई है। हम वी आर नॉट लायबल टू पे। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे घर की यूपीएस की बैटरी नहीं ली थी, 6 महीने कम से कम वारंटी होती है, 2-4 महीने हुए थे, प्रॉब्लम कर गई। मैं लेके गया इतनी भारी उठा के, वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा सर ये तो क्लेम नहीं होगी। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा सर ये तो अंडर वारंटी टाइम अभी देखें आप। कह रहे हैं वो सारी बातें आपकी सही है, आपने ये पानी आपने चेक नहीं किया, ये भूल गई, ये क्लेम में नहीं आती, यही वजह बताई उन्होंने। और मैं वहीं छोड़ के आ गया, हालांकि उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था इसको छोड़ जाओ, पता नहीं 2000 की ले लेंगे और इसके ऊपर नहीं। वो मैंने सोचा बाद में आऊंगा, वो बात मेरी आई नहीं, वो भी लॉस हो गया जो था। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है मेरे भाई कि हर एसेट जो आप सोचते, हो सकता है कोई एसेट ऐसा हो जिसका मिलना या ना मिलना आपके कंट्रोल में, उसको क्या कहते हैं? कॉन्टीजेंट। तो कितनी चीजें हो गई इसमें? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सिलेबस में तो 2 बातें लिखी गई, प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज। अच्छा, कंटीजेंसीज में कितनी चीजें? कॉन्टीजेंट उल्लू मालूम। अब मैं जरा अपने हैंडआउट की तरफ जाता हूं, जो मैंने इसका एक हैंडआउट भी बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, ये वाला नहीं तो बड़े, ये वाला, राइट। और इस पर मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है, चलिए ये मैं चीजें कॉपी कर लेता हूँ। देखो ऊपर ऑपरेशनल लेवल नजर आ रहा है, प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज। और क्या लिखा है ऊपर? FFA मतलब
फंडामेंटल ऑफ जी फ्रॉम द डेस्क ऑफ गुलाम रसूल। ठीक है भाई। अच्छा नाउ कम टू द पॉइंट। अब हमारे पास ये हैंडआउट है और इसमें मैंने एक आध प्रैक्टिकल सवाल भी दिए। हालांकि मेरे ख्याल से आप लोग का लेवल नहीं है, प्रैक्टिकल पूछता भी नहीं है, लेकिन फिर भी चले आप भी क्या याद करेंगे। अच्छा भाई, अब ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आईएसए किसके मुताबिक है? पहली डेफिनेशन लाएगा, बड़े बोर्ड पे क्या लिखा हुआ, ये किसकी डेफिनेशन है? क्या ये डेफिनेशन में आप लोगों को बता चुका हूं कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और व्हाट इज लायबिलिटी? अगेन look at this, obligation is there, present obligation as a result of past event, settlement is expected to result in an outflow. ऑब्लिगेशन कौन सा पॉइंट है ये? पहला वाला है। तीसरा, और इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द। पहला और तीसरा पॉइंट है तो कंटीजेंट लायबिलिटी। पहला और दूसरा पॉइंट है कंटीजेंट लायबिलिटी। पहला दूसरा तीसरा तीनों पॉइंट है आधा प्रोविजन। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, वी हैव टू रिकॉर्ड, बट कंटीजेंट लायबिलिटी नॉट टू रिकॉग्नाइज। लुक एट दिस, not recorded, not recognized. Why? Because this or this. What is this? Number one is not possible to measure the amount. Number two is not probable outflow is there, right? Okay. Next one is what? Contingent. A possible asset that arises from whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain फ्यूचर इवेंट नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द। पॉसिबल एसेट है जिसका मिलना या ना मिलना आपके कंट्रोल में। जैसे मैंने कहा, अब मैं लेके गया बैटरी खुशी खुशी, मुझे क्या पता नहीं मिलेगी, वैसे मैंने तो मिल जाएगी, नहीं मिली, बात सीधे। अब वो मैंने क्लेम किया, वो सही हो गया। तो कॉन्टीजेंट एसेट का मतलब ऐसा एसेट जिसका मिलना हमारे आपके कंट्रोल में। अब सवाल ये आएगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि ये जो है ना प्रोविजन रिकॉग्नाइज होता है, लेकिन प्रोविजन कब रिकॉग्नाइज होता है? जब कितनी बातें हो,
और उस 3 में से अगर दूसरी और तीसरी बात ना हो क्या वो रिकॉर्ड होती है। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि सर व्हाट अबाउट कॉन्टीजेंट एसेट। तो कॉन्टीजेंट एसेट सिर्फ उस पर रिकॉर्ड होता है, मैं नीचे लिख देता हूं, जब उसके मिलने का चांस सर्टेन हो। सर्टेन समझते हो, मतलब जब उसके मिलने का चांस, बस, अदरवाइज वो रिकॉर्ड सिर्फ डिस्क्लोज होता है, राइट। असल में एक होता है रिकॉर्ड और एक होता है डिस्क्लोज। रिकॉर्ड का मतलब होता है जर्नल जनरल में रिकॉर्ड किया, वो जर्नल जनरल से कहा जाता है लेजर में, लेजर से उसका इम्पैक्ट कहा जाता है ट्रायल बैलेंस में, और फिर ट्रायल बैलेंस से एनुअल रिपोर्ट बनती है, वहां इम्पैक्ट जाता है। लेकिन जो रिकॉर्ड नहीं होता वो मैंने कल दिखाई थी कंपनी की स्टेटमेंट टीएसओ की, कितने सारे पेज थे, तो नहीं क्या क्या वंजन नीचे गए थे, तो नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। तो उसमें कहीं ना कहीं आप कंटीजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज कर देते हो। डिस्क्लोज का मतलब होता है सिर्फ बता देते हो कि भाई ये भी हमारी लायबिलिटी हो सकती, अभी लायबिलिटी है नहीं, हमने इसको रिकॉर्ड, लेकिन ये जब हो जाएगी तो इसको रिकॉर्ड। तो इसी तरह कॉन्टीजेंट एसेट भी रिकॉर्ड उस वक्त होगा जब क्या होगा, उसके मिलने का चांस, जी हाँ, रिकॉर्डेड ओनली इफ सर्टेन। बात समझ आई मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है मैंने, ओनली इफ, कब, मिलने का चांस, हाँ, अगर पॉसिबल है तो डिस्क्लोज कर देंगे, प्रोबेबल है तो डिस्क्लोज कर देंगे। और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी भी मैंने रखा है, रिकॉर्ड नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, डिस्क्लोज। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, डिस्क्लोज का मतलब होता है उसका इंपैक्ट आपके फाइनेंशियल में नहीं आता, खाली यूजर को बता देती हूँ कि ये भी हमारी लायबिलिटी हो सकती है और ये भी हमारा एसेट, अभी इसका मिलना या ना मिलना, इस लायबिलिटी का होना या ना होना हमारे कंट्रोल में, राइट नाउ दिस इज कॉन्टीजेंट, गॉट इट। अच्छा, अब एक सवाल, वैसे तो ये मैं ऊपर के लेवल पे करवाता हूँ, लेकिन चले आप भी क्या याद रखेंगे, ये आपको भी करवा देता हूँ। ये एक सवाल है, मैंने आपके हैंड आउट में भी लिख दिया है। वैसे ये सवाल जो है ना सेमेस्टर 3 का है, ठीक है, मतलब सेमेस्टर 4 जो ऊपर का हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। नाउ कम टू द पॉइंट। सवाल नजर आ रहा है सबको, नजर आ रहा है। Amazon कंपनी, Amazon इंक, नाम सुना होगा आपने Amazon का, ये मैंने किसी किताब चली उसमें लिखा हुआ था, ये फैक्ट, पता नहीं फैक्ट है या नहीं है। हैज बीन सू का मतलब केस हुआ इसके ऊपर, कितने केस हुए हैं कानून के मुताबिक। पहला केस क्या चल रहा है, अनऑथोराइज यूज ओवर ट्रेडमार्क, और वो लोग कितने का क्लेम कर रहे हैं, सिर्फ 100 मिलियन का। आपने उनका ट्रेडमार्क मिसयूज कर दिया, वो आपसे कितना डिमांड कर रहे हैं, ओनली 100 मिलियन। सेकंड पॉइंट, नॉन पेमेंट ऑफ एंड ऑफ सर्विस सेवरेंस पे एंड ग्रेजुइटी टू 5000 एम्प्लॉई, आपने 5000 गरीबों को निकाल दिया। Who were terminated without Amazon Incorporation giving any reason, आपने 5000 गरीबों को निकाल लिया, उनके पैसे भी रोक लिए। एंड ऑफ सर्विस होते ना, आपको मिलती है ग्रेजुइटी मिलती है, सुना होगा, जब आप जॉब छोड़ के जाते हैं हैंडशेक होता है, गोल्डन हैंडशेक में मिलती है, वो टर्मिनेशन, सारे पैसे गरीबों के रोक लिए। वो बेचारे गरीब कितने की डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई आपने हमें निकाला, हमारे पैसे तो दे दो भाई। तीसरा केस, अनलॉफुल इन्वायरमेंटल डैमेज for dumping the waste in the river near its factory. Environmentalists are claiming unspecified damage as cleanup cost. वो जो आपकी फैक्ट्री के करीब आपने कूड़ा करकट फेंक दिया, वहां के रहने वाले सराउंडिंग के इन्वायरमेंटलिस्ट आपको क्या कह रहे हैं, भाई यहाँ की क्या करवा दो। अब हमने कितने केस सुन लिए। अच्छा ये बताओ, क्या जरूरी तीनों केस सच्चे हैं? कोई आप पे झूठा मुकदमा कर सकता है कभी या नहीं कर सकता, कर सकता है ना भाई, झूठे केस भी तो होते हैं। अब ये तीनों केस लेके किसके पास जाएगा, अपने लॉयर के पास। किसके पास जाएगा, लीगल काउंसिल इज वन ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल द नॉट ऑल द लीगल केसेस आर टेनेबल इन लॉ एंड हैज कम्युनिकेटेड टू Amazon इन दिस रिस्पेक्ट। वो कह रहा है सारे कानून के दायरे में नहीं आते। अब वो अपनी राय दे रहे हैं और हमने क्या बताना है, रिक्वायरमेंट क्या है हमें, देखिए, व्हाट शुड बी द प्रोविजन दैट Amazon इंक शुड रिकॉग्नाइज, क्या प्रोविजन रिकॉग्नाइज करे या क्या कॉन्टीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करे इन तीनों केसेस में। लेकिन हमने बात किसकी माननी है, बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ, किसकी बात को सुन के फैसला करना है,
पहला केस याद है किसी को? किसी ने आप पे केस कर दिया है 100 मिलियन का, आपने मेरा ट्रेडमार्क, लॉयर कह रहा है, अब लॉयर के अल्फाज सुने, कह रहा है लॉ 1 पहला केस, चांसेस ऑफ दिस लॉ सूट आर, रिमोट चार्ज का मतलब होता है लेस देन, रिमोट चार्ज का मतलब तो ना तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ना तो प्रोबेबल ऑब्लिगेशन, तो रिमोट का तो मतलब है क्या प्रोविजन बनेगा? क्या कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होगी? नहीं, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के भी कम अज कम पॉसिबल हो, प्रोबेबल हो तो एस्टिमेटेड अमाउंट ना बताओ, पॉसिबल हो तो एस्टिमेटेड अमाउंट बताओ, मतलब कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। क्या रिमोट का मतलब है लेस देन? इसका मतलब है क्या इसने ट्रेडमार्क मिसयूज किया होगा? नहीं, उसने आप पे झूठा मुकदमा दायर किया है। ये बताओ, इससे पहले मैंने आपको सवाल लिखाया, क्या वहां पे उन्होंने 10 मिलियन का प्रोविजन बना दिया था? क्यों बना दिया था खामोशी से? कि वो गलत मतलब आपके मुल्क में ऐसा कोई कानून, जितना कचरा फेंकना है फेंको, कोई कानून, बट देयर मे बी अ केस फॉर, अगर आप हमेशा ये काम करवाते तो आपने इनके माइंड में एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी कि आप सफाई करवाते, तो ये आपकी कौन सी लायबिलिटी हो सकती है? अब पहला पॉइंट तो मिल गया, लायबिलिटी चाहे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में चाहे लीगल हो, चाहे ये सुन ले ऊपर क्या लिखा हुआ था, ऑब्लिगेशन चाहे लीगल हो चाहे, पहला पॉइंट मिल गया। अब सफाई करवाने जाओगे फ्री में होगी क्या? तो अमाउंट तो लगेगा ना, तो आउटफ्लो होगा या नहीं होगा? प्रोबेबल आउटफ्लो भी है। अब आपको सिर्फ क्या चाहिए, लेकिन वो कह रहा है यार लोग सफाई करवाती नहीं तो मैं आपको अमाउंट, बट द अमाउंट फॉर डैमेजेस कैन नॉट बी एस्टिमेटेड विद, बोले यार मैं आपको अमाउंट नहीं, मुझे खुद नहीं पता लोग सफाई नहीं करवाते कितने पैसे लगते, तो क्या प्रोविजन बन सकता है? वेरी गुड, दिस इज व्हाट contingent liability. Are you getting my point? तो क्या आप लोग को प्रोविजन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? क्या आप लोगों को वो समझ आ गया, क्या कहते हैं उसको, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन? अच्छा, एक सवाल चले IAS 37, ये बड़े लेवल का है लेकिन चले, ये पेपर में आया था ICMA के पास, पेपर में एक सवाल करवा दूं? IAS 37 का ये हैंडआउट, ये तो बड़े लेवल का हैंडआउट है, इसमें तो बहुत सारे सवाल है। बाहर एक ये सवाल छोटा सा, ये हमारे ICMA के पेपर में आया था, और ये फेब 2019 की अटैम्प्ट, ऊपर लिखा हुआ भी नजर आ रहा है ये फेब।
हाउ द फॉलोइंग टर्म डिफाइन अंडर आईएएस? प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट। पहली डेफिनेशन किसकी पूछी थी? 1 नंबर। दूसरी डेफिनेशन 3 नंबर, क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटी में कितने पैराग्राफ थे? 2, और एसेट में सिर्फ छोटी सी 4 नंबर का ये सवाल। फिर नीचे ये 3 केस है, अलग अलग 1-1 नंबर के केस। अब ये 3 केस क्या है? ये सवाल यहाँ कॉपी कर दूं, समझा दूं आपको। बड़े भाई क्या लिखा है? ये कह रहे हैं कि मेगा डिस्काउंट सुपर स्टोर हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर द लास्ट 10 years in Islamabad. It sells a variety of products which include food item as well. In June 2018, it sold some food item to a customer which resulted food poisoning, and the wife of the customer had to be hospitalized and nearly a month. खुशकिस्मती से मोहतरमा सर्वाइव। ठीक है, शी सर्वाइव, मतलब उनकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गई। आगे लेकिन वो कह रहे हैं बट द कस्टमर सू द ऑनर ऑफ द स्टोर, उसने केस कर दिया है। और कितने पैसे मांग रहा है? बोला भाई आपके खाने खाने की वजह से मेरी बेगम की तबीयत खराब हो गई और 1 महीने हॉस्पिटलाइज रही। ये आप सारे बिल देखे, कितने का केस कर दिया है? अच्छा, क्या जरूरी है उनके खाना खाने की वजह से ही वो? कोई और भी तो फैक्टर हो सकता था ना। कह रहे द सुपर स्टोर वाज स्टिल इंगेज इन लीगल डिस्प्यूट, झगड़ा अभी भी चल रहा है, फैसला आया नहीं है कोर्ट से, और दिसंबर आ चुका है। खाना कब खाया था पता है आपको? जून में। 6 महीने गुजर गए, बाद 2-2 साल गुजर जाते हैं। खान साहब ने जब पिछले इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ पे केस किया था, 3-4 साल के बाद, बिल्कुल जब हुकूमत का टाइम खत्म हो रहा था, फिर उसको फैसला सुनाया ना। पहले फैसला आया, उसमें 2 ने यू बोला, 3 ने यू बोला, वो फैसले आते थे, रुक जाते थे, फिर आखिर में जाके फैसला आया और फिर डिसमिस कर दिया गया नवाज शरीफ को। तो मेरे भाई बात ये है कि फैसले ही फौरन। अब आपसे बोल रहे हैं एज पर IAS 37, हाउ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज विल बी अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मेगा डिस्काउंट सुपर स्टोर? क्या वो प्रोविजन बनाएगा या नहीं? पहला केस, इफ पॉसिबल डैमेजेस 2 मिलियन, ठीक है मान लिया 2 मिलियन के डैमेजेस है। प्रोबेबल नहीं लिखा है, लिखने वाले ने क्या लिखा है? पॉसिबल। आगे कह रहे हैं ऑनर ऑफ द स्टोर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू पे, बोला मुझे पता है मुझे पे, ये मेरे खाने खाने की वजह से, ठीक है इनका 2 मिलियन का नुकसान हुआ है, बिल बन गए हॉस्पिटल के 2 मिलियन की, लेकिन मेरा खाना इन्होंने थोड़ी, उस दिन 10 लोगों ने खाया है, शिकायत कहीं और से भी तो आ सकती थी ना, कहीं और से शिकायत, इसका मतलब है इनकी अपनी गलती है। तो क्या प्रोविजन बनेगा? लेकिन ये केस कौन सा है जी? पॉसिबल लिखा हुआ है, रिमोट थोड़ी लिखा हुआ है। यानी पॉसिबल तो है ना कि पे करना पड़ सकता है। तो क्या बनेगा? कॉन्टीजेंट। तो ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि उसके खाने से हुआ या। दूसरा केस, वो कह रहा है इफ डैमेजेस आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड, चले मुझे लग रहा है मुझे पे करना, बट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस कैन, ये बोला ये 2 मिलियन नहीं, अमाउंट मुझे कैलकुलेट करना। अब वही बात है, पहला पॉइंट तो है और प्रोबेबल आउटफ्लो भी है, तो क्या होगा ये? और पहले वाले केस में भी यही था कि उस पर ऑब्लिगेशन भी थी, एस्टिमेटेड अमाउंट भी थी, लेकिन वहां पे मतलब ये था कि वो पे करने का नजर, प्रोबेबल आउटफ्लो नहीं था। पहले वाले में क्या था? ऑब्लिगेशन भी थी और एस्टिमेटेड अमाउंट भी था, लेकिन प्रोबेबल आउटफ्लो नहीं था, पॉसिबल आउटफ्लो था। तीसरा केस कह रहा है कि चले मान लें कि डैमेजेस पे करने भी और उसकी अमाउंट भी कैलकुलेट करना पॉसिबल है, तो क्या प्रोविजन बनेगा? जी भाई, तीसरे केस में होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। तो क्या आपको बोला ठीक है यार, मान लिया कि हमें पे करना और अमाउंट भी जो आप कह रहे हैं रिलायबली मेजरेबल है, और हमने चलो ठीक है गलत खाना दे दिया, हमारी ऑब्लिगेशन भी है, तो क्या प्रोविजन बनेगा या नहीं बनेगा? तो क्या कंटीजेंट लायबिलिटी या प्रोविजन? गॉट इट? जी भाई, स्टूडेंट क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? तो अगेन प्रोविजन बनेगा। पहला केस का आंसर था कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, दूसरे केस का आंसर था कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, और तीसरे केस का क्या आंसर है? गॉट इट? ठीक है, ये कौन सी एडम का सवाल था? 2019 चेक किया था, 2019 श्योर? फेब था, क्या था? फेब 2019 ला मौजूद।
look at this. हाजा अब ये देखें, पहले में क्या लिखा हुआ है, पहले का आंसर देखें नीचे, दूसरे में ठीक है भाई, तीसरे में था ये गलत लिखा, क्वांटिटी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज ही नहीं होती, रिकॉग्नाइज क्या होता है, हाँ ये प्रोविजन होगा, गॉट इट। अच्छा अब आ जाए, नाउ कम टू द पॉइंट। तो बाकी तो सवाल थोड़े से आपके लेवल के इतने नहीं होंगे शायद, ठीक।